हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए जो क्लास 8 के बच्चे हैं उनके लिए जो आपको प्रोजेक्ट कार्य मिलते हैं आपको 40 नंबर्स की, उनके लिए आपके लिए हमने प्रोजेक्ट लेके आए हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट बुक में आप लोग नोट करेंगे। आपको हम डिटेल्स में बता देते हैं कि किस तरह से आपको प्रोजेक्ट लिखना है और क्या क्या प्रोजेक्ट आपको लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट जनरल इंग्लिश के कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए। देखिए, पहला जो प्रोजेक्ट रहेगा आपका, इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्रोजेक्ट 1 रखेंगे आप। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स फाउंड इन कान्हा किसली, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी 2 एनिमल्स एंड बर्ड्स, राइट 5 सेंटेंस ईच अबाउट देम। क्या करना है आपको, जो कान्हा किसली में पाए जाने वाले जो जानवर हैं, प्राणी हैं या पक्षी हैं, उनकी आपको क्या बनानी है, सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है, और उनमें से किन्हीं 2 प्राणियों के या फिर पक्षियों के चित्र बना के आपको उसके बारे में 5-5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, 5-5 सेंटेंस लिखने। तो चलिए देखिए, हम देख क्या है इसका प्रेजेंटेशन आपको कैसे लिखना है। आपको ओनली इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में आपको ओनली समझाने के लिए हमने आपको प्रोवाइड करा है। बाकी आपको इसमें क्या करना है, इंग्लिश में ही ऑब्जेक्ट लिखना है और प्रेजेंटेशन भी आपको सब चीज़ इंग्लिश में ही लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे प्रेजेंटेशन में। कान्हा किसली नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। इट हैज़ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे विशाल राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क है, और यहाँ अनेक प्रकार के पशु और पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन हो गया। अब आपको लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट में आप क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ एनिमल्स फाउंड। जैसे कि आप लिखेंगे रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन बाइसन, फॉक्स, स्लॉट बियर, स्ट्रिप्ड हाइना, 4 हॉर्न एंटीलोप, ठीक है, ब्लैक बक, ऑटर, जैकल, चीतल, स्वैम्प डियर और सांबर। ये सब क्या है, आपकी लिस्ट हैं एनिमल्स की जो वहाँ पे पाए जाते हैं। इसको आपको लिख लेना है हिंदी में। जैसे हम लोग बताते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर है, भारतीय बाइसन है, लोमड़ी है, भालू है, धारीदार लकड़बग्गा है, 4 सिंगी वाला मृग है, काले हिरण है, उदबिलाव है, भेड़िया है, चीतल है, बारहसिंगा है और सांभर है। ये क्या है, ये सब वहाँ पे एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं, मतलब ये प्राणी पाए जाते हैं। तो आपको लिस्ट का ऐसे ही आपको लिस्ट बनानी है दूसरी काय की, बर्ड्स की, जो वहाँ पे कहाँ मिलते हैं, कान्हा किसली नेशनल पार्क में मिलते हैं। जैसे कि लिखेंगे आप कैटल ईगर, ठीक है, वुड पिकर्स, पॉन्ड हॉर्नर, ब्लैक इबिस, हॉक, ठीक है, फ्लाई कैचर, डव, ठीक है, बेबल किंगफिशर, ग्रे हॉर्नबिल, रेड हेडेड वल्चर। ये सब क्या है, जो वहाँ के बर्ड्स के नाम है जो वहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि मवेशी बगुला, काठ पोगला, तालाब में पाए जाने वाले बगुले, काला बाज, ठीक है, बुलबुल, पाक्ता, बलबर, ठीक है, बल्लर, और किंगफिशर, ग्रे हॉर्नबिल, और क्या है आपका लाल सिर वाला गिद्ध। ये सब क्या है, आपके एनिमल्स जो आपके बर्ड्स हैं वहाँ पे मिलते हैं। तो आपको देखिए, ये आपको क्या लिखना है, लिस्ट ऑफ एनिमल्स की लिख लेना है, और लिस्ट जो हमने दी आपको प्रोवाइड किया, ये बर्ड्स की आपको लिस्ट लिख लेना है। अब क्या बताना है, इन्हीं 2 एनिमल्स के बारे में आपको 5-5 सेंटेंस लिखना था। ठीक है, तो हमने क्या लिखेंगे, हमने जो एनिमल चूज करा है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, पहला हमने एनिमल चूज किया है रॉयल बंगाल टाइगर। इसके बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है, मतलब 5 सेंटेंस लिखना है। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है ये, जो हमारे यहाँ भारत का राष्ट्रीय पशु है, कौन, रॉयल बंगाल टाइगर। इट इज अ मोस्ट पावरफुल एनिमल, सबसे ताकतवर पशु होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इट हैज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन देयर ऑरेंज स्किन। ठीक है, जो ऑरेंज स्किन है उसकी, उस पर क्या है, काली धारियां पाई जाती हैं। 5वां क्या सेंटेंस लिखेंगे, चौथा 5वां, इट कैन रन एट अ मैक्सिमम ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर स्पीड। इसकी जो स्पीड है 45 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ये दौड़ सकता है। ठीक है, इट कैन स्विम, और ये तैर भी सकता है। तो ये आपका देखिए रॉयल बंगाल टाइगर का आपको हमने यहाँ पे इमेज आपको प्रोवाइड करी है, तो इसको आप वहाँ पे काट के लगा सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, या फिर कहीं से निकाल के इसको आप चिपका सकते हैं। ठीक है, ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर मतलब एक एनिमल के बारे में बता दिया। दूसरा हम लिखते हैं स्वैम्प डियर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बारहसिंगा। तो बारहसिंगा के बारे में क्या लिखेंगे, इट हैज ह्यूज एंटल्स विच ब्रांच टू 12। ठीक है, इसके क्या है, बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं और इसकी कितनी 12 शाखाओं में होता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको बारहसिंगा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, देखिए पहला नोट कर लेना आपको, इट हैज ह्यूज एंटल्स विच ब्रांच टू 12। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस क्या लिखेंगे इसके बारे में आप, इट इज अ हॉर्बियस एनिमल। ठीक है, ये क्या है, हॉर्बियस एनिमल मतलब क्या होता है, शाकाहारी। इट इज अ हॉर्बियस एनिमल। ठीक है, इट वेट्स अराउंड 180 to 185 किलोग्राम। इसका जो वेट होता है कितना है, इसका वजन कितना होता है, ये आपको स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इट वेट ना, WITH, तो आपको इसमें स्पेलिंग सही कर लेना है, अराउंड 180 to 185 किलोग्राम। ठीक है, इसका वजन लगभग 180 किलो से लेकर 185 किलो तक होता है। इट हैज थिक ब्राउन फॉर ऑन बॉडी। ठीक है, इसमें क्या है, घना भूरा रंग होता है इसका, ब्राउन कलर होता है इसकी बॉडी का।
द पॉपुलेशन ऑफ स्वैम्प डियर इज डिक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेसिव हंटिंग। ठीक है, जो बारहसिंगा है इसकी जो पॉपुलेशन है ये कम होता जा रही है, जनसंख्या कम होता जा रही है क्योंकि इसके ज़्यादा शिकार हो रहा है इसकी। ठीक है, देखिए आपके सामने ये हमने इमेज आपको दे दी है, ये इमेज आपको बना लेना है बारहसिंगा की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखिए उसने दो आपको एनिमल्स के बारे में बोला था आपको लिखने की, तो हमने एक लिख दिया बंगाल टाइगर के बारे में और दूसरा लिख दिया स्वैम्प डियर के बारे में। अब हम देखते हैं बर्ड के बारे में, तो दो बर्ड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो बर्ड है उसमें हमने देखा किसको लिया है, वुड पीकर्स को लिया है, कट भोबड़ा जो होता है उसको लिया है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, ये बहुत सुंदर है बर्ड है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प पीक, इसकी जो चोंच होती है बहुत पैनी होती है और तेज होती है। ठीक है, इट पीक्स द स्टीम्स ऑफ ट्री टू डिटेक्ट इंसेक्ट टू ईट। ठीक है, ये करता है पेड़ में तने में छेद करती है और कीटों को ढूंढकर खाती है। ठीक है, इसकी जो चोंच होती है बहुत पैनी होती है। तीसरा चौथा पॉइंट लिखेंगे, इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग एंड स्टिकी टेंगू यूज टू केज द इंसेक्ट, इसकी लंबी और चिपचिपी जीवा होती है, मतलब इसकी जीभ होती है, टंग है ना। इट हैज़ वेरी लॉन्ग एंड स्टिकी टंग यूज टू केज द इंसेक्ट्स, मतलब जितने भी जो कीटाणु होते हैं या कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उनको पकड़ने के लिए इसकी बहुत ही लंबी और चिपचिपी जीभ होती है। ठीक है, टंग होती है। इट्स लाइफ स्पेन इज 4 to 11, इसकी जो लाइफ है लगभग मतलब ये 4 से 11 साल तक जीती है। ठीक है, ये आपका लिखना है किसके बारे में, आपका ये हो गया आपका वुड पिकर्स। तो ये वुड पिकर्स का आपको देखिए यहाँ पे इमेज है, इसको आपको अपनी जो प्रोजेक्ट बुक है इसमें बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बर्ड के बारे में। सेकंड बर्ड है किंगफिशर, दो बर्ड के बारे में लिखना है आपको, तो एक हो गया आपका वुड पिकर, दूसरा हो गया आपका किंगफिशर। ठीक है, तो किंगफिशर की इमेज आपको दिख रही है, इस तरह से आपने देखा भी होगा। तो किंगफिशर के बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। इट नेट्स ऑन द ट्रीज अलोंग द रिवर। ठीक है, ये क्या करता है, इसका जो घोंसला है हाँ, ये नदी के किनारे के पेड़ों पर बनाता है। ठीक है, इट्स नेट्स ऑन द ट्रीज अलोंग द रिवर। इट हैज़ लॉन्ग बीक एंड शॉर्ट लेग्स, इसकी क्या होती है, चोंच क्या होती है, लंबी होती है और इसके पैर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ अ ब्राउन कलर्ड बर्ड, इट्स अपर पार्ट इज ब्लू। ठीक है, इसका जो कलर है भूरा होता है, मतलब ब्राउन होता है, लेकिन इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो नीला होता है, बाकी जो अंदर है वो ब्राउन कलर की बॉडी होती है। ठीक है, इट कैन डाइव इनटू द वाटर, इट ईट्स फिश एंड फ्रॉग्स। तो ये क्या कर सकती है, उसके अंदर पानी के अंदर ये तैर सकती है, मतलब डाई लगाती है, गोता लगा सकती है, और क्या खाती है, ये फिश खाती है और मेंढक खाती है, फ्रॉग मतलब मेंढक खाती है। इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, इट कैन फ्लाई एट स्पीड ऑफ 60 to 70 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड है किसकी, किंगफिशर की, लगभग 60 से लेकर 70 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ये करती उड़ सकती है। तो ये आपके 5 पॉइंट आपके इसमें आप बता देंगे। तो हमने देखा कि दो एनिमल्स के बारे में हमने बता दिया और 2 बर्ड्स के बारे में हमने बता दिया। तो आपका ये पहला जो प्रोजेक्ट था आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2। तो प्रोजेक्ट नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे, इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्या रहेगा, लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स गिवन इन लेसन 3 द ungrateful jewelers. Does it remind you of a story you have heard in your own language? Discuss it with the elder of your house and write 10 sentences about it. तो आपको क्या बता रहा है कि आपका जो नोटबुक है, आपको जो उसमें 3rd नंबर का लेसन है आपका। ठीक है, उसके बारे में आपको ध्यान से देखना है कि अनग्रेटफुल ज्वेलर्स के बारे में, द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स के नाम से आपका जो लेसन 3 है उसको अच्छे से देखना है और उसको रिमेन करके, उसको याद करके, उसके बारे में स्टोरी आपको घर वालों से पूछकर, अपने एल्डर ब्रदर्स या माता पिता से पूछकर लिखने हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में दिए गए चित्रों के ध्यान से देखो, क्या इससे आपको अपनी भाषा में सुनने पहले से सुनी कोई कहानी याद आती है, उसकी चर्चा घर के बड़े सदस्य करें और बारे में 10 वाक्य लिखें। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंटेशन आपको लिखना है, आई एम रिमेंबरिंग अ स्टोरी, आपने लिखे आई एम रिमेंबरिंग। तो देखिए क्लेवर मंकी एंड द क्रोकोडाइल, तो ये आपको स्टोरी बताना है। जो आपने ज्वेलर्स के आपने देखा था उस तरह से हमने एक हमको स्टोरी याद आई, कौन सी, क्लेवर मंकी एंड क्रोकोडाइल। ठीक है, चतुर बंदर और मगरमच्छ की। तो ये आपको फोटो बना देना है। ठीक है, आपने सुना भी होगा बहुत सारी, कई बार ये वाली कहानी है ना, जो बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती के बारे में है ना, ये आपको यहाँ पे बना देना है। आप क्या लिखेंगे, इससे 5 सेंटेंस के लिखेंगे, देयर लिव्ड अ मंकी ऑन द मैंगो ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। ठीक है, तो एक बंदर जो था, एक बार की बात है, एक बार नदी के किनारे आम के पेड़ पर एक बंदर रहता था। ठीक है, द मंकी लिव्ड वेरी हैप्पीली ऑन द ट्री, ही यूज्ड टू गिव मैंगोज टू द क्रोकोडाइल हु लिव्ड इन द दैट रिवर। ठीक है, तो बंदर पेड़ पर बहुत खुशी से रहता था, वह नदी में रह रहे मगरमच्छ को आम दिया करता था। ठीक है, वो उसका फ्रेंड था, क्योंकि कौन, मगरमच्छ। द क्रोकोडाइल यूज्ड टू टेक सम मैंगोज फॉर हिज वाइफ। फिर क्या होता था, जो क्रोकोडाइल था, जो मगरमच्छ था, वो कुछ बचे मैंगो को क्या करता, अपनी वाइफ के लिए ले जा देता था। तो वह मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए कुछ आम ले जाता था।
वाइफ वॉज वेरी सेल्फिश, उसकी जो वाइफ थी बहुत सेल्फिश थी, किसकी? क्रोकोडाइल की। सी थॉट मंकी ईट स्वीट फ्रूट्स डेली, हाउ डिलीशियस विल बी हिज हर्ट, मतलब उसका हर्ट जो है, मतलब उसका दिल है, अगर क्योंकि रोज स्वादिष्ट मतलब बहुत ही मीठे मीठे आम खाता है तो उसका दिल कितना टेस्टी होगा, कितना मीठा होगा, ये उसकी वाइफ सोचती थी, किसकी? क्रोकोडाइल की। तो सी ऑर्डर द क्रोकोडाइल टू इनवाइट हिज फ्रेंड मंकी फॉर डिनर। तो क्या हुआ, जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी, पत्नी थी, उसने क्या करी, क्रोकोडाइल को बोली कि क्यों ना मंकी को एक दिन खाने में बुलाया जाए, डिनर में बुलाया जाए, ठीक है। तो क्रोकोडाइल विथ हैवी हार्ट invited monkey and told him that his wife wants to thank him for the tasty mangoes। तो क्या हुआ, मगरमच्छ ने दुखी मन से, ठीक है, हैवी मन से मतलब बहुत दुखी मन से बंदर को आमंत्रित किया और कहा कि उसकी पत्नी उसे स्वादिष्ट आमों के लिए धन्यवाद कहना चाहती है और आपको खाने में बुलाइए, ठीक है। फिर आप सातवां सेंटेंस क्या लिखेंगे, इन द मिडिल ऑफ द रिवर क्रोकोडाइल टोल्ड मंकी दैट हिज वाइफ वांटेड टू ईट हिज हर्ट, मतलब क्या बोल रही है, हर्ट को मतलब उसके जो दिल को, उसकी मैंने जैसे ये लोग अंदर जाते हैं, बीच में पहुंच जाते हैं, तो मगरमच्छ बताता है कि उसकी वाइफ जो बंदर है उसका दिल खाना चाहती है, उसका हृदय खाना चाहती है। तो नदी के बीच पहुंचते मगरमच्छ ने बंदर को बता दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है, ठीक है। तो 8वें नंबर का सेंटेंस क्या लिखेंगे आप, तो मंकी वॉज स्मार्ट, क्या था, जो मंकी था बहुत स्मार्ट था, ठीक है। ही कैप्ट calm and told the crocodile that he should have told him earlier as he had left his herd on the tree। तो उसने बोला, क्योंकि बहुत स्मार्ट था, बहुत चतुर था, तो बंदर ने क्या हुआ, शांत रहा और उसने मगरमच्छ को कहा कि उसे यह बात पहले बता देनी चाहिए थी, क्योंकि वह तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ के आ गया, ठीक है। ये उसको ऐसा बोला, किसको? क्रोकोडाइल को। फिर 9 नंबर का सेंटेंस क्या लिखेंगे, द क्रोकोडाइल वॉज फुलिश, जो क्रोकोडाइल था, जो मगरमच्छ था, वो क्या था, मूर्ख था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड मंकीज ट्रिक, ही टुक हिम बैक टू द ट्री। और उसने क्या हुआ, बंदर की चाल को समझ नहीं पाया, उसने क्या हुआ, बंदर को वापस पेड़ की तरफ ले गया, ठीक है। फिर 10वें नंबर में आप लिखेंगे, एज दे रीच्ड नियर द ट्री द मंकी जंप्ड ऑन द ट्री, ठीक है। जैसे ही वो क्या हुआ, ट्री के पास मतलब पेड़ के पास पहुंचे, मंकी ने जोर से जंप लगा के पेड़ पे चढ़ गया, ठीक है। उसने जंप लगा के मतलब बहुत तेजी से कूद कर वहां पे चले गया। ही सेव्ड हिज लाइफ बाय हिज क्लेवरनेस एंड एंडेड हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। और उसने अपनी चतुरता से अपना जीवन बचाया, अपनी लाइफ बचाई, और उसने क्या करा, उस मगरमच्छ के साथ फ्रेंडशिप तोड़ दी, ठीक। तो ये स्टोरी आपको बताना है जो हमने लेसन 3 में हम लोगों ने रिमेंबर करके हमको याद आई थी। तो आपको ये इमेज बनानी है और 10 सेंटेंस आपको लिखने हैं। तो इसके मोरल क्या निकलता है, इस मोरल क्या होता है, नेवर बिट्री योर फ्रेंड, ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू अदर्स हु हेल्प यू, ठीक है। तो इससे क्या मिलता है कि अपने मित्र को कभी भी धोखा मत दो, जो तुम्हारी मदद करके उसके प्रति हमेशा आभारी रहो, ठीक है। अगर आपका मित्र आपका अगर हेल्प करता है तो आपको कभी भी उसको धोखा नहीं देना है, उसकी हमेशा उसके जो आपकी हेल्प कर रहा है उसको हमेशा ग्रेटफुल होना है, मतलब उसको आभार प्रकट करना। तो ये आपके 2 आपके जो है प्रोजेक्ट आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 3। तो प्रोजेक्ट नंबर 3 में क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव, find out the answers of questions given at the end of the lesson 9 with the help of your classmate, teachers or parents and write in your answer book, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपका जो नोटबुक है उसमें लेसन 9 में आपको एक लेसन दिया है, उसको आपको पढ़ना है और उसके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। किसकी हेल्प के, आपके क्लासमेट की हेल्प ले सकते हैं, टीचर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स की आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कैसे आपको आंसर देना है। तो आपका प्रोजेक्ट 3 अगर आपका ये आप लिखेंगे तो इसमें आपको इस तरह से आंसर देने होंगे। देखिए प्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे, लेसन 9 कल्पना दी स्टार, क्या लिखेंगे, कल्पना दी स्टार। तो लेसन 9 में क्या दिया था, कल्पना एक सितारा। तो क्वेश्चन क्या था पहला, देखिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस, ये आपका आंसर रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, When and where was कल्पना चावला बोर्न, ठीक है। तो क्या है इसका कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे अपनी भाषा में, कल्पना चावला वाज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल हरियाणा, ठीक है। जो कल्पना चावला थी उनका जन्म कहाँ में हुआ था, 1 जुलाई 1961 को करनाल, है ना, हरियाणा में हुआ था। ये आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या देंगे, देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, व्हाट वर हर हॉबीज, उसकी कौन कौन सी हॉबीज थी या फिर कौन कौन से शौक थे। तो इसका आंसर आपको क्या देना है, हर हॉबीज वर रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। जो उसकी जो कल्पना चावला थी उनकी कौन कौन सी हॉबीज थी, रीडिंग थी मतलब पढ़ाई करना, ठीक है। इसके बाद आपका फ्लाइंग करना, ठीक है, मतलब उड़ना, हाइकिंग, ठीक है, लंबी कूद, ऊंची कूद, एंड बर्ड वॉचिंग, और पक्षियों को देखते रहती थी। फिर क्वेश्चन 3 का लिखेंगे, हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई, उसको उड़ने के लिए किससे प्रेरणा मिली है, किससे उनको इंस्पायर किया। तो क्या लिखेंगे, द इंडियन पायलट
JRD टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। ठीक है, जो हमारे इंडियन पायलट थे JRD टाटा, जमशेदजी टाटा, उनसे वो इंस्पायर हुई काय के लिए, उड़ने के लिए, उससे इनको प्रेरणा मिली। ये आपको आंसर देना है कि इंडियन पायलट JRD टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखेंगे आप, व्हेन डिड सी फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस, अब उसने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान कब भरी। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, तो कल्पना चावला ने जो है अपनी पहली उड़ान कब भरी, देखिए इसका आंसर क्या है, सी फर्स्ट फ्लो इनटू स्पेस ऑन 19 नवंबर 1997। तो उनने अपनी जो पहली उड़ान कब भरी, 19 नवंबर 1997 को पहली बार वो कहाँ गई, अंतरिक्ष में उड़ान भरी। ठीक है, अंतरिक्ष में गई। फिर देखते हैं नेक्स्ट ई नंबर का, हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट डिड द क्रू ऑफ फ्लाइट्स STS-107 परफॉर्म। जो फ्लाइट थी STS-107 ने कितने प्रयोग या कितने एक्सपेरिमेंट करी, इसका आंसर क्या लिखेंगे, द क्रू ऑफ फ्लाइट्स STS-107 परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस सक्सेसफुली। मतलब जहां पे वो गई थी अंतरिक्ष में, जिस यान से गई थी, जिस फ्लाइट से गई थी, लगभग 80 एक्सपेरिमेंट्स उनने वहां पे सक्सेसफुली कंप्लीट करे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 5 सेंटेंस। तो हमने जो ऊपर जो क्वेश्चंस आंसर करे वो क्या थे, आपके 1 से लेकर 2 सेंटेंस में आपको करना था। अब नीचे जो क्वेश्चन रहेंगे आपके क्या है, लॉन्ग है, मतलब आपके दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन हैं। तो देखिए क्या रहेगा इसमें, पहला क्वेश्चन, व्हाट कोर्सेज डिड कल्पना चावला हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए उन्हें कौन सा कोर्स करना पड़ा या फिर कौन सी पढ़ाई करनी पड़ी, इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी सी हैड टू डू बैचलर्स डिग्री इन द एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। उन्हें क्या में करी, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उन्हें अपनी बैचलर डिग्री ली। देन सी डिड मास्टर्स डिग्री इन द एस्ट्रोस्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग सॉरी, उनके बाद उन्हें मास्टर डिग्री क्या में लगी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ली। एंड लास्टली सी डिड हर PhD इन द सेम सब्जेक्ट, और उसके बाद उन्हें PhD करी काय में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही करी PhD करी। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ द कल्पना चावला। जो पहला स्पेस मिशन था किसका, कल्पना चावला का, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे आंसर, सी टुक हर फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। The flight was called STS-87. She worked with the 6-member space crew as a mission specialist and prime robotic arm operator. She enjoyed it very much. ठीक है, पहला जो उनका फर्स्ट स्पेस मिशन था, उनने 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया से, मैंने शटल से वहां से गई थी स्पेस पे। इनके जो क्रू था 6 मेंबर का क्रू था, और ये STS-87 जो उनकी फ्लाइट थी उसका नाम था। और वहां पे काय की इंचार्ज थी, ये प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर थी। ठीक है, स्पेशलिस्ट थी उसकी, और इन्हें वो पहली जो फ्लाइट थी, जो पहले उनकी जो स्पेस मिशन था, बहुत इंजॉय किया था। ये आपको इसमें से आंसर इस तरह से देना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन। उनका जो लास्ट स्पेस मिशन था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो हर लास्ट स्पेस मिशन वाज कॉल्ड STS-107. इट टुक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003. The crew successfully performed 80 experiments. Unfortunately, 16 minutes before the landing, the spacecraft developed a slang and persist on the 1st February 2003. तो क्या हुआ, जो लास्ट स्पेस इनका मिशन था वो STS-107 को 16 जनवरी 2003 को हुआ था, और इसमें लगभग 80 एक्सपेरिमेंट करे थे इन लोगों ने इस स्पेस मिशन में। और जब वो नीचे आ रही थी तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उनका जो लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट था वो खराब हो गया और कुछ हो गया, तो उससे क्या हुआ, वो दुर्भाग्यवश उसमें उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इस तरह से आपको ये आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन सम होनोरर अवार्डेड टू कल्पना चावला आफ्टर हर हॉर्निक डेथ। मतलब कौन कौन से उनको होनोरस अवार्ड मिले थे, कौन कौन से उनको पुरस्कार मिले थे उनकी डेथ के बाद, वो आपको इसमें बताना है। तो इसका ये क्वेश्चन रहेगा, उसके आंसर आप लिखेंगे, द होनोरस अवार्डेड टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ आर हेवनली बॉडी इज रिमेन्ड कल्पना चावला। ठीक है, हेवनली बॉडी इज रिनेम्ड कल्पना चावला। A hill on the planet Mars is also named after her. A dormitory was established in 2004 under the same name of Kalpana Chawla Hall at the University of Texas. ठीक है, तो ये इस तरह से आपके इसमें आंसर देना है जो उनको अवार्ड मिले थे जी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए इसमें एक और चीज है कि कल्पना चावला को अ सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू कल्पना चावला बाय दी नासा। नासा ने जो एक सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या रखा, उन्हें कल्पना चावला नाम रखा। इस तरह से इनको बहुत सारे जो है अवार्ड नासा के द्वारा जो उनको प्रोवाइड किए गए। ठीक है, देखिए इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है कि एक नक्षत्र का नाम कल्पना चावला रखा, मार्स पर एक पहाड़ी का नाम जो है
उनके नाम पर रखा गया। 2004 में टेक्सास यूनिवर्सिटी में विशाल छात्रावास बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, कल्पना चावला हॉल रखा गया। ठीक है, और नासा ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम क्या रखा, उन्होंने कल्पना चावला रखा। इस तरह से उनको बहुत सारे अवार्ड समर्पित किए गए उनकी डेथ के बाद। अब देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट नंबर 4। अगर आप प्रोजेक्ट नंबर 4 लिखेंगे तो आपको इसमें किस तरह से रहेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, गेट द इंफॉर्मेशन ऑन द causes of flood by discussing with the elder members of your house, and on the basis of this information draw a picture and write 5 sentences। तो क्या बोल रहा है ये आपका जो ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है कि आपको जो बाढ़ें आती हैं, जो फ्लूड मतलब क्या होता है बाढ़, वो किस कारण से आती है, ठीक है, क्या क्या कारण होते हैं, और आपको इसके बारे में बताना है अपने घर के मेंबर से, आपके हाउस मेंबर से डिस्कस करके, और उसको लिखना है, और इसकी इस पिक्चर भी आपको ड्रॉ करनी है, और 5 सेंटेंस आपको लिखाना है। ठीक है, बाढ़ आने के कारणों पर अपने घर के बड़े सदस्य से चर्चा कर जानकारी प्राप्त करें, और इस जानकारी के आधार पर चित्र बनाएं और 5 वाक्य लिखें। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है एक प्रेजेंटेशन आपको देना है। इस तरह से आपको एक इमेज बनानी है जिसमें आपको दिख रहा है कि बाढ़ जब आती है तो क्या होता है, सब जो घर होते हैं गाँव के या फिर आसपास की वो सब डूब जाते हैं, लोगों को रहने की कोई जगह नहीं होती है, लोगों को यहाँ से फिर भागना पड़ता है, जाना पड़ता है नाव के सहारे से। यह देखिए घर के ऊपर छत पे बैठे हुए हैं, ये आपका क्या आ जाएंगे, आपका जो फ्लूड है मतलब बाढ़ है उसका एक हमने चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, इसको आप अपने ड्रॉ कर सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट बुक में। इसके 5 सेंटेंस आपको दिखाना है कि फ्लूड इज अ नेचुरल डिजास्टर। क्या है, जो फ्लूड है एक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है। दूसरा क्या लिखेंगे, फ्लूड आर जनरली कॉज्ड ड्यू टू द कंटिन्यूस रेनफॉल एंड द रिवर्स स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। ठीक है, जो बाढ़ होती है जब फ्लूड आता है जनरली क्या होता है, उसका कारण क्या होता है मेन, कि बहुत तेज बारिश कंटिन्यू हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, और क्या हो रहा है, जो नदी है नदी का पानी क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, उफान होने के कारण क्या होता है, फ्लूड आ जाता है, मतलब बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, समटाइम्स इट इज अ कॉज्ड बाय द यूजुअल रेन्स ऑन द हिल्स और द क्लाउड ब्रस्ट। ठीक है, समटाइम क्या होता है, कभी कभी पहाड़ों पर क्या होता है अप्रत्याशित बारिश हो जाती है और बादल का फटना हो जाता है, इससे क्या होता है बहुत तेज बारिश आती है और बाढ़ में तब्दील हो जाती है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, देखिए आप अर्बनाइजेशन ऑन द एम्बेंकमेंट्स इज मेजर कॉज ऑफ फ्लूड्स। ठीक है, जितने भी तटबंध है मतलब शहरीकरण के कारण भी क्या हो रहा है, बहुत सारी बाढ़ आ रही है, क्योंकि पानी को निकलने का जो है साधन नहीं मिल पा रहा है, वहां से निकल नहीं पा रहा है शहर से पानी, तो क्या हो रहा है वो बाढ़ में तब्दील हो जाता है, क्योंकि वहां पे पानी जमा होने लगता है और बाहर निकल नहीं पाता है, तो वो बाढ़ में तब्दील हो जाता है। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, फ्लूड किल्स लॉट ऑफ पीपल एंड डिस्ट्रॉयज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस प्लेस या दैट प्लेस। तो क्या होता है जब बाढ़ आती है तो बहुत सारे लोगों को वो मार देती है, खराब कर देती है, पूरा जो ग्रोथ है उसको डिस्ट्रॉय कर लेती है, डेवलपमेंट को वहाँ पे खत्म कर देती है। तो बाढ़ के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है और उस स्थान की प्रगति और विकास का सर्वनाश हो जाता है। इस तरह से आप ये पांचवा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि फ्लूड किल्स लॉट ऑफ पीपल एंड डिस्ट्रॉयज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट प्लेस। ओके, ये आपका हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट नंबर 4। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 5 क्या दिया। देखिए तो प्रोजेक्ट 5 में क्या दिया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे, फाइंड आउट व्हाट गुड्स आर सोल्ड बाय द शॉपकीपर्स इन द हाट और मार्केट, ठीक है, नियर यू बाय द डिस्कसिंग विद द एल्डर मेंबर्स ऑफ द हाउस, देन ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव। ठीक है, तो आपको करना है कौन कौन सा सामान को या कौन कौन से गुड्स को सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, कहाँ, शॉपकीपर के द्वारा, कहाँ पे, बाजार में या फिर मार्केट में। तो आपको डिस्कस करना है अपने फैमिली मेंबर्स से, देन उसके बाद आपको उसकी एक इन्फॉर्मेशन बनानी है, 5 सेंटेंस लिखने हैं और आपको उसका चित्र ड्रॉ करना है, ठीक है, उसकी पिक्चर ड्रॉ करना है। तो देखिए आपके लिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया आपको। देखिए तो आपके आसपास के जो है लगने वाले जो हाट है या बाजार है, दुकानदार कौन कौन सा सामान बेचते हैं, इनकी जानकारी घर के बड़े सदस्य से चर्चा कर प्राप्त कीजिए और फिर प्राप्त जानकारी के आधार पर चित्र बनाइए। तो देखिए प्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे, आप दिख रहे थे बाजार का मतलब एक मार्केट का आपको एक चित्र बनाना है जिसमें बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। देखिए है ना, लोग जो बाजार होता है हॉट होता है उसमें बेचते हैं, मछली बेच रहे हैं, बर्तन बेच रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आपका देखिए यहाँ पे सब्जियाँ भेज रहे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब यहाँ पे आके खरीद रहे हैं। तो ये आपका चित्र आपको वहाँ पर बना लेना है। अब इसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखेंगे, हाट बाजार इज एन ओपन एयर मार्केट। ठीक है, जो हाट बाजार होता है क्या होता है, एक खुला बाजार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मैनी वेराइटीज ऑफ गुड्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लास्टिक आइटम्स, एनीथिंग। ठीक है, एक ही जगह पर कई प्रकार के किस्म के जो सामान उपलब्ध होते हैं, जैसे कि फल है, सब्जी है, प्लास्टिक का सामान है, सब आपको वहाँ पे मिल जाता है। थर्ड पार्ट क्या लिखेंगे, इट इज ऑर्गेनाइज इन लार्ज एरिया, इट इज अ वेरी कलरफुल मार्केट। ठीक है, क्या बोल रहा है, इट इज ऑर्गेनाइज इन लार्ज एरिया मतलब ये बहुत ही बड़ी जगह में, मतलब काफी बड़े क्षेत्र में आयोजित किया जाता है और बहुत सी रंग बिरंगी यहाँ पे बाजार, कलरफुल मार्केट होता है। ठीक है, चौथा पार्ट लिखेंगे, इट इज अ ट्रेडिंग वेन्यू ऑफ लोकल मार्केट। ठीक है, मतलब क्या है, ये स्थानीय लोगों के लिए एक व्यापारिक स्थल होता है। वहाँ के जो लोकल के लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनके क्या होता है, ट्रेडिंग करने के लिए मतलब व्यापार करने के लिए एक लोकल मार्केट होता है, लोकल प्लेस होता है। पीपल ऑफ एवरी क्लास,
people of every class, rich and poor, आर सीन शॉपिंग इन द मार्केट टू फुलफिल देयर नीड्स। ठीक है, क्या होता है, जो मार्केट होता है या जो हाट होता है या मार्केट में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के, एवरी टाइप के मैंने लोग हमको मिलते हैं वहाँ पे, जो रिच है या पुअर है, गरीब है या फिर धनी है, वो सब शॉपिंग करने के लिए, अपनी नीड्स को फुल करने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो बाजार में गरीब अमीर हर वर्ग के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो है खरीदारी करते हैं, और ये आपको दिखते हैं। तो ऐसा 5 आप सेंटेंस लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपके जो है, आपका जो 5वें नंबर का प्रोजेक्ट था, ये आपको बनाना है और इसके आंसर्स आपको लिखने हैं उसमें, और इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आपके टोटल 5 प्रोजेक्ट हो जाएंगे आपके इंग्लिश के। इसके आगे हम लोग आपके लिए नेक्स्ट हिंदी के, संस्कृत के और मैथ्स के और आपका पर्यावरण से संबंधित आपके लिए हम लोग आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपके कोर्स से संबंधित वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।